तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है, जितने बच्चे पढ़ते हैं उन सबको बता रखा है कि ये वो चैप्टर है ना जिसका इंतजार बच्चे ना 8वीं से करते हैं। तो मजा आएगा आपको इस चैप्टर में और सच में मजा आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल प्रारंभ करते हैं स्टार्टिंग से ही। सबसे पहले ना इस चैप्टर के नाम के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये चैप्टर है क्या। तो देखो ये चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन के बारे में कि आखिर जनन क्या होता है। तो समझना ध्यान से, इट इज अ प्रोसेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है नवजात या कोई भी नया चीज उत्पन्न होना। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक नया ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा होता है फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ सम आइडेंटिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक नए नवजात की उत्पत्ति किसी जीवित प्राणी से होती है, उनके अंदर अपने पेरेंट्स के कुछ गुण भी आते हैं। समझ में आया ये चीज? आया? यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या कि रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें एक जीवित प्राणी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे कुछ नए जीवों को जन्म देते हैं। The process of creating new offspring या producing या reproducing new offspring with some identical character, that is our reproduction। समझ में आया? आया? ठीक है, now हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा वो होता है क्या कि do organism create carbon copies of themselves, कि क्या जीव अपने जैसे ही समरूप जीव को जन्म देते हैं, कि क्या जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही जीव को जन्म देते हैं क्या। तो देखो समझना ध्यान से, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले डीएनए के बारे में। डीएनए जिसका मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की बात करें तो डीएनए पाया जाता है आपका क्रोमोसोम्स में यानी गुणसूत्र में, और इसके अंदर भी कहां पर? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं आपके डीएनए। ठीक है, और अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए ही वो कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसफरिंग द कैरेक्टर्स या ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड। यानी कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो गुण ट्रांसफर होते हैं ना, वो कैसे ट्रांसफर होते हैं? वो डीएनए के द्वारा ही होते हैं। समझ में आया चीज? यानी कि डीएनए जो कि पाया जाता है क्रोमोसोम में और क्रोमोसोम जो कि पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है या उत्तरदायित्व है उस कैरेक्टर्स को या उस गुण को ट्रांसफर करने के लिए जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाते हैं। समझ में आया चीज? अगला अगर बात करें, और याद रखना, बट जब डीएनए की कॉपिंग होती है ना तो ये डिट्टो कार्बन कॉपी नहीं क्रिएट कर देते। ऐसा नहीं होता कि राम के दो बेटे श्याम और घनश्याम दोनों डिट्टो एक जैसे नहीं लगेंगे। समझ रहे चीज? कुछ ना कुछ, अब वो ट्विन का या जुड़वा वाला जो केस है ना वो एक्सेप्शन केस हो जाता है, बट कार्बन कॉपी के दौरान डिट्टो कॉपी नहीं होती है। यानी कि जब भी डीएनए से गुण ट्रांसफर होते हैं ना तो वो गुण जो होते हैं वो बिल्कुल करेक्टली या कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होते। समझ में आया चीज? हाँ, वो एक बीमारी वाली बात भी है। ठीक है, समझ में आया चीज? तो ये जो क्वेश्चन था कि क्या जीव अपने जैसे समरूप जीव को डिट्टो जन्म देते हैं या फिर पूरा गुण ही कैरेक्टर कॉपिंग हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ यहां पर वेरिएशन जरूर रहता है। तो यानी कि जो डीएनए होता है वो कार्बन कॉपी तो करता है, यानी गुण तो ट्रांसफर होते हैं, बट ये जो गुण होते हैं ये कंप्लीटली कॉपिंग नहीं होते, इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन या विभिन्नताएं आपको रह जाती हैं। तो अब ये वेरिएशन या विभिन्नता का मतलब आप समझोगे तो मैं हिसाब से बताऊं कि दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग तौर पे। ठीक है, आगे अब बात करते हैं आपका जो आपका टॉपिक है वो है अगला कि वाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। तो अब ये जो प्रश्न है हमारे पास कि आखिर वेरिएशन क्यों जरूरी है, तो अभी तक जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। समझ में आया ना क्या होता है रिप्रोडक्शन? आपका रोशनी बताओ। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक नया जीव उत्पन्न होता है फ्रॉम पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग से ना, वो सॉरी फ्रॉम पेरेंट बॉडी या पेरेंट सेल या पेरेंट ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन या प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें नए जब नवजात की उत्पत्ति होती है अपने अभिभावकों से। क्या डीएनए पूरी तरीके से कॉपी होता है? तो कंप्लीटली कॉपी नहीं होते, इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन या विभिन्नता रह जाती है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं
तो आखिर ये विभिन्नता का होना, वेरिएशन का होना जरूरी क्यों है, कि क्यों जो है ये डिट्टो कार्बन कॉपी नहीं होता, क्यों इसके अंदर कुछ ना कुछ विभिन्नता होना आवश्यक है। तो इसके पीछे ना दो मेन रीजन होते हैं। या अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में कि विभिन्नता का महत्व क्या है, तो ये दो इंपॉर्टेंस है इसके। पहला कि भाई अगर विभिन्नता होगी ना, अगर वेरिएशन होगा तो हर एक व्यक्ति को हम अलग अलग पहचान सकते हैं ना। जैसे कि मान के चलो शिवानी है, शिवानी का भाई और शिवानी की बहन, हम इन सबको आपस में पहचान देंगे ना शिवानी। हाँ तो वही एक शिवानी की बहन दिवानी, जो मैं कल बताया था, ठीक है। तो वही मतलब वेरिएशन का होना जरूरी है ताकि ना हर एक लोग को हम अलग अलग क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। समझ आया चीज? तो वही कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल। वेरिएशन नहीं होगा तो हम सबको अलग अलग पहचान नहीं पाएंगे, फिर तो हमें सभी एक जैसे लगेंगे, फिर तो राम को मारना होगा, लोग घनश्याम को मार के आ जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ वेरिएशन इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ लाइफ। मैंने आपको क्लास में बता भी रखा है कि आपने देखा होगा कि दो तरह के मेंढक होते हैं, एक हरे और एक पीले। हरा मेंढक आप देखोगे ना तो आपको बरसात के मौसम में दिखेगा ज्यादा। हरे जो मेंढक होते हैं ना आपको बरसात के मौसम में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में आप देखोगे तो हरे हरे घास होते हैं और उन घासों के बीच में ना वो छिप जाते हैं, तो जो उनका शिकार करने वाले वो होते हैं ना चील या बाज, वो उनसे अपने आप को बचा पाते हैं। और वहीं अगर आप देखो जब पतझड़ का मौसम आता है तो आपको पीले कलर के दिखेंगे मेंढक, जो कि ये जो पीले कलर के मेंढक होते हैं ना, क्योंकि उस समय तो घास है नहीं, और घास के अंदर अगर पीले कलर का मेंढक है तो साफ ही दिख जाएगा वो तो इसलिए उस समय जब पतझड़ का मौसम होता है, यानी एटमॉस्फेयर की बात करें तो आमतौर पे हरियाली नहीं रहती, तो उस समय जो पीले मेंढक पाए जाते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि भाई वो उसमें छुप जाएं और चील उनका शिकार ना कर पाए। तो हम ये नहीं, बेसिकली हम ये बात कर सकते हैं कि वेरिएशन जो है वो दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला इसलिए ताकि क्या हो सके कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी या पहचान हो सके, और दूसरा इसलिए ताकि भाई सरवाइव करने के लिए लाइफ को, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैंने अभी आपको बता दिया हरे कलर के मेंढक और पीले कलर के मेंढक, ठीक है। नाउ हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि प्रजनन के प्रकार। अब देखो बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। जो आपके प्रजनन है ना, ये दो प्रकार के हैं। एक होता है आपका सेक्सुअल और दूसरा होता है असेक्सुअल, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, ठीक है भाई। तो जो आपके रिप्रोडक्शन है दो प्रकार के हैं, आपके सेक्सुअल और असेक्सुअल। अब इनके बारे में बात करें तो यहां पर ना ये प्रश्न पूछा जाता है दोनों में अंतर क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में अंतर क्या है, यानी कि आपका अलैंगिक व लैंगिक के बीच में क्या अंतर है। तो देखो जो अलैंगिक रिप्रोडक्शन होता है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें आप देखोगे तो कितने पेरेंट्स शामिल होते हैं, केवल सिंगल पेरेंट्स, ठीक है, एकल अभिभावक होते हैं इसके अंदर। जो अलैंगिक प्रजनन होता है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें केवल एक ही पेरेंट्स चाहिए, ठीक है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कितने पेरेंट्स चाहिए, दो, मेल और फीमेल। दूसरा अगर हम बात करें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इससे जो आपका नया ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ वो डिट्टो सेम आइडेंटिकल होता है। जैसे अमीबा है, अमीबा का जो बेटा अमीबा ही होगा ना, वो सेम वैसा ही होगा, सही ये चीज। बट अगर हम बात करें सेक्सुअल के अंदर तो यहां पर चेंज आ जाता है, ठीक है। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आपको डिट्टो आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें वेरिएशन होता है, समझ गए चीज। लैंगिक वाले में सेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, असेक्सुअल में एक पेरेंट्स होते हैं। असेक्सुअल की बात करें जो अलैंगिक वाला होता है, असेक्सुअल में आपको क्या होता है कि जो नए ऑफस्प्रिंग पैदा हुए हैं वो डिट्टो अपने पेरेंट्स की तरह ही होंगे, डिट्टो, ठीक है। बट सेक्सुअल के अंदर ऐसा नहीं होता। और तीसरा अगर बात करें तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी सेक्सुअल गैमेट्स नहीं होते। यानी कि सेक्सुअल गैमेट्स का मतलब है आपके पास वो जो युग्मज होते हैं ना, जैसे सेक्सुअल के अंदर पाए जाते हैं स्पर्म और ओवा, यानी कि शुक्राणु और अंडा, बट असेक्सुअल के अंदर ऐसा नहीं होता, समझिए चीज। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी गैमेट्स या कोई भी युग्मज नहीं पाए जाते हैं, बट सेक्सुअल के अंदर जो होता है आपका वो गैमेट्स या युग्मज पाए जाते हैं, स्पर्म और ओवा, ठीक है। फिर वहीं अगर हम बात करें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये बहुत तेज हो जाता है, बहुत तेजी होता है। जैसे अमीबा, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल वैसे छोटी होती है और जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। यानी इनकी जो रिप्रोडक्टिव
वे है या जो प्रजनन करने की स्पीड है वो काफी तेज होती है असेक्सुअल में, बट वहीं सेक्सुअल के अंदर ये काफी स्लो होता है ना, 9 महीने लग जाते हैं। और अगला अगर बात बताएं तो वही मैंने बताया, क्योंकि भाई असेक्सुअल में क्या है कि डिट्टो आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए यहां पर कोई वेरिएशन ज्यादा नहीं होता, बट सेक्सुअल में यानी लैंगिक वाले के अंदर वेरिएशन होता है। ठीक है, समझ आया चीज? हाँ, तो अगर हम बात करेंगे, अगर मैं एक बार हिंदी में यहाँ पे लिख दूंगा तो मैं बताऊंगा अलैंगिक और लैंगिक के अंदर, तो पहला तो ये हो गया कि इसमें एक पेरेंट्स चाहिए, इसमें 2। इसमें जो होता है डिट्टो मतलब बिल्कुल समरूप होते हैं, यानी कि बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, बट इसमें समरूप नहीं होते। यहां पर आपको गैमेट्स यानी कि युग्मज, गैमेट्स जैसे कि स्पर्म और ओवा इसमें नहीं चाहिए, बट इसमें चाहिए होते हैं। ये जो है ये क्या है, ये एक फास्ट यानी कि तेजी वाली प्रक्रिया है, बट ये जो है वो स्लो प्रोसेस है। और वो जैसे क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, अमीबा जो होता है वो अपना सेल डिवाइड कर देगा 1 से 2 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वही बात करें जो लैंगिक के अंदर सेक्सुअल में जो इनकी प्रोसेस होती है वो स्लो होती है, और प्लस में अगर हम बात करें अलैंगिक वाले के अंदर तो इसमें ना वेरिएशन असेक्सुअल के अंदर वेरिएशन बहुत कम होता है, क्योंकि आइडेंटिकल होते हैं, बट यहाँ पर वेरिएशन ज्यादा होता है ना कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया यहाँ तक? आगे अगर बात करें, हाँ फर्स्ट लाइन में इधर वाले में 2 पेरेंट्स विथ अपोजिट सेक्सेस का मतलब है कि 2 पेरेंट्स अलग अलग लिंग वाले, मेल और, समझाया चीज? हाँ, फ्यूजन का है। अच्छा, यहाँ पे वैसे कि हम लोगों में होता है, मेल्स की अगर बात करें स्पर्म और ओवा जाते हैं ना आपस में, फ्यूज होना मतलब मिलना, स्पर्म ओवा मिलेगा और फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। ठीक है, भ्रूण, इस तरह से। आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक ही पेरेंट्स चाहिए और लैंगिक वाले के अंदर एक ही पेरेंट्स चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल होते हैं, इसमें वेरिएशन नहीं होता, ये फास्ट होते हैं, और प्लस में इनमें गैमेट्स भी नहीं होते, युग्मज भी नहीं होते। तो जरा आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। तो अलैंगिक प्रजनन कुल मिला के अगर बात करें तो यहां पर 6 प्रकार के होते हैं। ये पहला है फीजन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन विखंडन, फिर तीसरा है रीजनरेशन पुनर्जनन, चौथा है बडिंग नवोदित या क्या कहते हैं इसको मुकुलन, फिर अगर बात करें पांचवा हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कि वनस्पति प्रवर्धन, और लास्ट होता है स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु का निर्माण। इन सब के बारे में एक एक करके भी बात करेंगे, एक बार इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। हाँ, अच्छा, अब हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया आपको कि इससे कुल मिला के आपके 6 टाइप्स थे, तो इन 6 टाइप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे फीजन के बारे में यानी कि खंडन के बारे में। ठीक है, तो जरा हम इसके बारे में बात करते हैं, समझना ध्यान से, यहां पर देखेंगे। तो देखो फीजन होता क्या है आपका, समझना ध्यान से। तो फीजन की बात करेंगे, एक सेकंड कॉल उठा लूं। तो देखना भाई यहाँ पे अगर हम बात करें, पूरा देख लो, अगर बात करें तो भाई सबसे पहला होता है आपका फीजन। फीजन अलैंगिक रिप्रोडक्शन का या असेक्सुअल प्रजनन का रिप्रोडक्शन का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये अपने न्यूक्लियस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और उस डिवाइड किए गए न्यूक्लियस से ही ये क्या करते हैं, नए डॉटर सेल को क्रिएट करते हैं। समझाया चीज भाई? यानी हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई फीजन यानी कि आपका जो खंडन है, अरे क्या कर रहा है, तो फीजन या अब पीछे क्या जाओगे, इधर आ जाओ आगे, तो ऑडियंस में मिला दो। देखो सुनो भाई, तो फीजन या खंडन जो है आपका एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जो एक कोशिकीय जीव हैं, ये अपने जैसे या अपने अंदर जो इनका न्यूक्लियस होता है ना, सबसे पहले उस न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे और वही न्यूक्लियस जो है वो नए डॉटर सेल को क्रिएट करेगा। जैसे आप यहां देख पा रहे हो कि अमीबा का एग्जांपल है, ये अमीबा का न्यूक्लियस, छोटी बहू, हाँ ठीक है, ये न्यूक्लियस है हमारा। ये न्यूक्लियस पहले क्या हो रहा है, 2
सेल में डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, और फिर यही न्यूक्लियस आगे चल करके क्या हो जाते हैं, यही जो है आपके आगे चल करके 2 अमीबा में बदल गए। समझ आया? डॉटर से हमारा नए जो उत्पन्न हुए पेरेंट्स से, ये पेरेंट्स हो गया और ये डॉटर बन गए। सन नहीं कह सकते ना, लड़का नहीं कह सकते। अरे देखो भेदभाव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लड़के ही कह रहे हैं। दोस्तों समझ गए चीज? तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा अलैंगिक रिप्रोडक्शन का एक ऐसा पार्ट जिसके अंतर्गत एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने सेल को या अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं और 2 या 2 से अधिक नए सेल को या नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं। यह अलैंगिक प्रजनन का वह प्रकार है जिसमें एक कोशिकीय जीव द्वारा अपने केंद्रक या न्यूक्लियस को विभाजित करके नई कोशिका को उत्पन्न किया जाता है। समझ में आया? अच्छा, वैसे अगर बात करें तो फ्यूजन भी 2 प्रकार के हैं, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी का एग्जांपल है आपका अमीबा। जैसे आप अमीबा को देख पा रहे होगे, अमीबा जो है ना वो 1 से 2 में बट रहा है। और वहीं अगर बात करें मल्टीपल के अंदर आता है आपका प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की बात करें तो देखो ये एक जो है बहुत सारे में डिवाइड हो रहे हैं। तो बाइनरी वाले में क्या होगा, 1 से 2 बनना, और मल्टीपल वाले में क्या होता है, एक सेल से बहुत सारे बनना। समझ आया? आगे अब बात करेंगे तो दूसरा होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। अब ये समझना ध्यान से। तो पहला हो गया फ्यूजन और दूसरा हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें, समझना, हिंदी में इसे कहते हैं विखंडन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन। अब देखो फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, तो इट इज अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इट इनटू फ्रेगमेंट। यानी इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, और वो टूटा हुआ पार्ट ही आगे चल करके नया जीव बन जाता है। फिर बता रहा हूं, देखो समझो क्या है इसमें, कि यह अलैंगिक प्रजनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह पार्ट है या वह प्रोसेस है जिसमें जीव यानी ऑर्गेनिज्म एक मैच्योरिटी आने पर अपने आप को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। देखो फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन में बस यही अंतर है, फ्यूजन में वो टूट नहीं रहे थे बल्कि डिवाइड हो रहे थे, उनका न्यूक्लियस डिवाइड होकर करके नया बन रहा था। बट इसमें क्या होता है, मैच्योर हो जाने के बाद एक समय पे ये अपने आप को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, और वो टूटा हुआ पार्ट ही क्या बन जाता है, नया इंडिविजुअल पार्ट बन जाता है। समझ आया चीज? फ्यूजन में था सेल डिवाइड होकर के नए बना देंगे जीव, बट इसमें क्या था, जो एक सेल या एक ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर हो जाने के बाद टूट जाएगा और टूटा हुआ पार्ट ही एक नया जीव बनेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो ये देख पा रहे होगे आप, ये स्पाइरोगायरा एग्जांपल है इसका। स्पाइरोगायरा दिखने में कुछ ऐसा होता है, और ये जो बीच वाला पार्ट है ना इसका, ये है सेप्टम, विभाजक, और ये टूटेंगे भी यहीं से ही, और जब यहां से टूट जाएंगे तो ये 2 अलग अलग पार्ट आपके हाँ अलग अपने आप मैच्योरिटी होने के बाद। समझ आया भाई? तो फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन में अगर आपसे अंतर पूछेगा तो हम कहेंगे फ्यूजन में क्या होता है, सेल या न्यूक्लियस डिवाइड होकर के सेल या केंद्र या कोशिका बटेगी और एक नए जीवों का उत्पन्न होगा। बट इसमें क्या होता है, परिपक्व व मैच्योरिटी आ जाने के ऊपर ये एक सेप्टम या एक पार्ट से क्या होता है, टूट जाते हैं, और वो टूटा हुआ पार्ट ही क्या होता है, आपका नया जीव बन जाता है। समझ आया चीज? एक बार इसको नोट कर लीजिए। स्पाइरो तो 2 हो गए आपके, फ्यूजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्यूजन में सेल डिवाइड होकर के नया बनाएंगे, और फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के अंदर टूट करके नया बनाते हैं, ठीक है। और अब तीसरा जो है आपका वो है रीजेनरेशन, पुनर्जनन। अब देखो रीजेनरेशन में क्या होता है समझना, तो इट इज अ पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय द कटिंग पार्ट ऑफ द पेरेंट सेल। इसमें क्या होता है, जैसे पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, ये एग्जाम्पल, इसके 2 एग्जाम्पल होते हैं, हाइड्रा या प्लेनेरिया। आपकी एनसीईआरटी में ये ना प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दे रखा है, प्लेनेरिया। इसमें देखो क्या होता है, जैसे प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया को अगर मान के चलो मैं यहां से इतना काट दूं, ये ऐसे मैंने अलग कर दिया ना, तो ये जो कटा हुआ पार्ट है ना, ये भी दोबारा से फिर क्या करेगा, अपने आप को ग्रो कर लेगा, या ये वाला जो पार्ट है ये भी अपने आप को दोबारा से ग्रो कर लेगा। समझा चीज? तो रीजनरेशन का मतलब होता है आपका एक ऐसा मतलब रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी जीव के कटे हुए पार्ट से ही पूरा बॉडी क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स है ना ये सारे, इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसको रिप्रोडक्शन में काउंट नहीं किया जाता, तो वो रीजनरेशन ही है। पूछो क्यों? क्योंकि ये अपने आप नहीं होंगे, ये अपने आप नहीं कटेंगे, ये गलती से कटेंगे, या इनको कटने के लिए कोई ना कोई बाहरी वाला चीज चाहिए।
वो छिपकली के पूंछ से ना पूरा छिपकली उग जाएगा। कभी देखा है छिपकली के पूंछ से पूरा उग जाएगा? छिपकली के पूंछ से थोड़ा बन जाएगा पूरा। सही भाई, मतलब रीजनरेशन। सुना ध्यान से, अरे मेरी बात तो सुनो पहले, बता रहा हूं कटते कैसे, चाकू से। चाकू से ना कटेंगे, अरे मतलब अपने आप ये किसी ना किसी बाहरी फैक्टर से, किसी भी कारण से, चाहे वो कोई भी, हाँ कोई भी डैमेज आ जाए, उससे आप अपने आप से कट जाएंगे, ठीक है। पर देखो मैंने बताया ना, ये जैसे कि इससे पहले हम जो भी दो चीज पढ़ रहे थे, जैसे हमने अमीबा के बारे में बताया, तो अमीबा एक समय आने के बाद वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके नया बना देगा। फ्रेगमेंटेशन में भी मैंने बताया कि एक मैच्योरिटी आने के बाद वो क्या हो जाएगा, आपस में टूट जाएगा। बट अगर इसकी बात करें रीजनरेशन की, तो ये अपने आप नहीं होता, इसे कोई बाहरी फैक्टर चाहिए जिससे ये कटे, और फिर कट जाएंगे तो फिर तो रिप्रोड्यूस हो ही जाएंगे। पर इसमें मैंने बताया, अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा मेथड है जो रिप्रोडक्शन में नहीं शामिल होता, तो उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे कटना है, और कटने के लिए किसी दूसरे का सहारा सर चीज। जैसे एग्जांपल में लड़के समझते होंगे ना, कौन काटेगा? लड़की नहीं काटेगी, मैं वो बता रहा हूं। अरे मतलब मैं बता रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, ये है प्लेनेरिया। अभी प्लेनेरिया है ना, ये किसी ना किसी बाहरी फैक्टर से कटेगा, और जब कट जाएगा तो अपने आप उग जाएगा। इसकी भी कोई प्लेन बस अरे सुनो सुनो, इसकी भी कोई प्लेनेरी होगी ना, उससे कटी होगी। मैं मजाक कर रहा हूं। प्लेनेरिया एक ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, ठीक है। सही चीज, ये बाई चांस कैसे भी करके कट गया ना, गलती से डैमेज आ गया, तो कटे हुए पार्ट से अपने आप ग्रो कर जाएगा। काम तो कदो काउंट करे रिप्रोडक्शन के अंदर, बट एक्चुअल में ये रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसे कटने के लिए किसी बाहरी या आउटसाइडर सोर्स की आवश्यकता है। तो भी इतना काटो, नाखून के इतना काट दो, तुम कैसे भी काट दो, ठीक है। तुम तो लड़की हो, तुम तो काट ही दोगी, ठीक है। बस चलो नोट कर लो एक बार इसको। देखो अब हमारे पास तीन हमने बात कर लिया। एक फिजन का हो गया था, खंडन का, जिसमें सेल डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होकर के नए जीव बनाते हैं। फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, एक समय आने के बाद जो सेप्टम होता है आपस में टूट जाते हैं और टूटा हुआ पार्ट ही नया जीव बन जाता है। और तीसरा था रीजनरेशन, जिसमें मैंने आपको बताया रीजनरेशन के अंदर क्या था, जैसे प्लेनेरिया जहां से कटेगा वहीं से पूरा बन जाएगा। बट मैंने आपको बताया कि रीजनरेशन ही रिप्रोडक्शन का एक ऐसा पार्ट है जिसको रिप्रोडक्शन के अंदर काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसे कटने के लिए किसी बाहरी चीजों पे निर्भर रहना पड़ता है। समझ चीज। अब बात करते हैं चौथा पार्ट जो है आपका, वो बडिंग है, जिसे नवोदित भी कहते हैं या फिर मुकुलन भी कहते हैं हिंदी में। अब देखो बडिंग होता क्या है, समझना ध्यान से, देखना बाबू। भाई बडिंग की बात करते देखो क्या होता है हमारे पास, तो इट इज अ पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग भी जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है, अलैंगिक प्रजनन का ही एक पार्ट है। अब बडिंग बड होता क्या, समझना ध्यान से। जैसे आपने अदरक देखा है ना, अदरक अलग अलग जैसे अलग अलग चीज उग जाते हैं, तो बडिंग भी वही, ऐसे ऋतिक रोशन का छठा अंगूठा, ठीक है, जो छठी ऋतिक रोशन का वो छठी उंगली जो है वो वाला जादू वाला, वो नहीं है जादू वाला, समझिए जी भाई। तो ये ऐसी चीजों को बर्ड कहते हैं। तो बडिंग वाले में होता क्या है हमारे पास, कि किसी भी पेरेंट बॉडी के ऊपर एक हल्का सा बर्ड उग जाता है, छोटा सा, और फिर वो बर्ड, जैसे यहां पर जो एग्जांपल है हाइड्रा का एग्जांपल रीजनरेशन में भी होता है, और हाइड्रा का एग्जांपल इसके अंदर भी है। जैसे हाइड्रा है ना, तो वो छोटा सा यहाँ पे बर्ड उग गया, ठीक है, नवोदित, और फिर ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो करेगा पेरेंट बॉडी के ऊपर ही। मैं समझ रहे हो, ये जो बर्ड है ये पेरेंट बॉडी के ऊपर ही ग्रो करेगा, पेरेंट बॉडी के ऊपर ही मैच्योर होगा, और जब बाद में काम निकल जाएगा तो पिताजी से हट जाएगा, दूर हो जाएगा। हाँ मतलब हमारा नेचर है इसका, जब बड़े हो गए पाला पोसा पापा ने, फिर बाद में हट जाओ उनसे दूर, तो वैसा ही हुआ। मतलब समझ गए चीज क्या है बडिंग वाले। अगर हम बात बताएं तो क्या है बडिंग के अंदर, कि इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स बॉडी या पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक छोटा सा बर्ड क्रिएट होता है, फिर वो बर्ड जो है वो उन्हीं के शरीर के ऊपर ग्रो करता है, और जब वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उससे अलग होकर के एक नया जीव बन जाता है। हाइड्रा में अरे वो उनका प्रोसेस ही ऐसा है इनका। समझ भाई आया? तो मुकुलन वाले में समझ में आया क्या होता है मुकुलन के अंदर, यानी आपका बडिंग के अंदर, कि पेरेंट बॉडी के ऊपर, अभिभावक शरीर के ऊपर एक छोटा सा बर्ड या मुकुल उग जाता है। वो मुकुल जो है वो वहीं पर ग्रो करेगा। ये हाँ आउटसाइड होता है शरीर के ऊपर, शरीर के ऊपर। तो शरीर के ऊपर का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं तुम्हारे शरीर के ऊपर मक्खी बैठी है तो तुम क्या सोचोगे, किडनी के अंदर जाके बैठी है,
तुम भी तो ऊपर ही समझोगी ना, समझ गए जी भाई। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि पेरेंट बॉडी के ऊपर एक बर्ड क्रिएट होगा, वो बर्ड ग्रो करेगा और फिर जब वो परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो अलग होकर के एक नया जीव खुद बन जाएगा। एग्जांपल है इसका हाइड्रा, एक बार इसको नोट कर लो। तो 4 हो गए हैं, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो को इतना खत्म करते हैं, बाकी इसके अभी भी 2 पार्ट बाकी हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय।